हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो हमारा ज्योग्राफी का बुक है दोस्तों, उसका जो पहला चैप्टर है दोस्तों वह क्या है, मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इस पहले चैप्टर का दोस्तों जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है हम इस वीडियो में बहुत ही आसानी से और बहुत ही बारीकी से समझेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से देखें और अंत तक बने रहें, ठीक है। चलिए आइए मैं वीडियो को शुरू करता हूं और आपको समझाता हूं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो पहला प्रश्न है हमारा वह क्या है। पहला प्रश्न है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, इसको अच्छे से करता हूं। बोल रहा है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। तो इसको आपको ध्यान से याद रखना है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। तो फ्रेडरिक रेटजेल, ठीक है। आधुनिक मानव भूगोल के जनक है हमारे फ्रेडरिक रेटजेल। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, राइट उत्तर होगा, ठीक है। देखिए अब जो अगला हमारा क्या है, बोल रहा है कि भूगोल शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अर्थात कहना चाह रहा है कि भूगोल शब्द ना सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। तो यह बात आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, इरेटोस्थेनीज ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट उत्तर होगा कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का उपयोग इरेटोस्थेनीज किए थे। और इरेटोस्थेनीज क्या थे, एक ग्रीक के विद्वान थे। इरेटोस्थेनीज क्या थे, एक ग्रीक के विद्वान थे। और यह जो भूगोल शब्द है दोस्तों, देखिए यह जो भूगोल शब्द है वह क्या है, ग्रीक भाषा का ही शब्द है, ठीक है। यह बात आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा नंबर जो हमारा प्रश्न है वह कह रहा है कि भूगोल का जनक कौन है। तो भूगोल का जनक हम किसे कहते हैं दोस्तों, तो इरेटोस्थेनीज को भूगोल का जनक या फिर पिता भी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट उत्तर होगा। या बोले भूगोल का जनक कौन है तो भी हम लोग क्या करेंगे कि इरेटोस्थेनीज को ही मारेंगे, या फिर बोले भूगोल का पिता कौन है तो भी हम लोग इरेटोस्थेनीज को ही मारेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा नंबर जो हमारा प्रश्न है वह कह रहा है एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी, ठीक है। ये वाला प्रश्न जो है ना कि बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में आपका 12th का, तो ध्यान से इसको देखिएगा। बोल रहा है एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी। तो किसने लिखी थी, इसको आपको एकदम ध्यान से याद रखना क्योंकि यह सवाल बार बार लिखा जाता है। यह होगा ऑप्शन नंबर बी, रेटजेल ने, ठीक है। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी दोस्तों, रेटजेल ने, ठीक है। तो 4 का ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर होगा। अब हम लोग 5 नंबर समझते हैं, ठीक है। 5 नंबर क्या है हमारा, देखिए 5 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो देखिए क्षेत्रीय विभिन्नता उपागम है, ठीक है। और क्या है, मात्रात्मक क्रांति, यह क्या है कि नहीं है। आगे देखते हैं, सी नंबर क्या है, स्थानिक संगठन, यह भी उपागम है। और डी नंबर मानवीय भाईचारा, यह भी क्या है कि उपागम है। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन नंबर बी है वो मात्रात्मक क्रांति है, जो कि क्या है, भूगोल का उपागम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, यहाँ पे राइट उत्तर होगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। चलिए 6 नंबर हम समझते हैं कि 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक लोगों और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। तो देखिए लोगों और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन होता है, तो प्रौद्योगिकी, ठीक है। यानी तकनीकी टेक्नोलॉजी होता है जिससे लोगों और पर्यावरण में पारस्परिक सर्वाधिक क्या होता है, क्रिया होते रहता है, ठीक है। देखिए जो हमारा 7 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, ठीक है। इसको आप ध्यान से समझिएगा, यह भी रिपीट किया गया है एग्जाम में। नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है हमारा, ग्रीफ टेलर, ठीक है। ग्रीफ टेलर हो या ग्रिफिथ टेलर हो एक ही होगा, ठीक है। या तो देखिए आपको ग्रीफ टेलर देगा या तो क्या बोलेगा, ऐसे लिख के देगा ग्रिफिथ टेलर देगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या होगा, राइट उत्तर होगा। एक ही का नाम हम दो तरीके से लिखते हैं, या तो देखिए ग्रीफ टेलर होगा या फिर ग्रिफिथ टेलर होगा, ठीक है। नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, ग्रीफ टेलर, ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर होगा, ठीक है 7 का। अब हम लोग 8 नंबर प्रश्न समझते हैं कि 8 नंबर प्रश्न क्या है, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी
पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था। ठीक है, तो यह एक क्या है, मानव भूगोल का परिभाषा दिया हुआ है आपके बुक में, अच्छे से देखिएगा। तो एक डब्बा जैसा बना के दिया हुआ है जिनमें 3 भूगोलवेता ने अलग अलग मानव भूगोल को परिभाषित किया है। उसी में से ये क्या किया है कि एक को परिभाषा दिया है, एक परिभाषा उठा के और पूछ रहा है यह जो परिभाषा है वह किसने दिया है। ठीक है, यानी मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट उत्तर होगा एलन सैंपल। ठीक है, एलन सैंपल क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, बोल रहा है संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। तो संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था, तो लुसियन फेब्रे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा, राइट होगा, लुसियन फेब्रे ने सर्वप्रथम क्या किया था कि संभववाद शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, आगे देखिए 10 नंबर जो हमारा प्रश्न है वह क्या है, बोल रहा है संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, तो संभववाद अवधारणा में मानवीय घटक को क्या किया गया है कि महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, संभववाद अवधारणा में मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। यदि देखिए दोस्तों आपको संभववाद का अर्थ नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ अपने नोट्स का इस चैप्टर का। ठीक है, और बहुत ही बारीकी से और एकदम आसानी में बताया हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं नोट्स का वीडियो। ठीक है, देखिए 11 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। तो देखिए रुको और जाओ जो निश्चयवाद है ना, इसको नव निश्चयवाद भी कहते हैं। ठीक है, रुको और जाओ निश्चयवाद को हम लोग नव निश्चयवाद भी कहते हैं। और इसके प्रवर्तक कौन है, तो इसके प्रवर्तक है हमारा ग्रिफिथ टेलर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट उत्तर होगा, ग्रिफिथ टेलर इसके प्रवर्तक है रुको और जाओ निश्चयवाद के। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि नियतिवाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, तो नियतिवाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, प्राकृतिक घटक को इसमें महत्वपूर्ण माना गया है नियतिवाद अवधारणा में। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन है जो एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। पहला क्या है, यात्रियों का विवरण, यह एक भौगोलिक सूचना का स्रोत है ये। और बी क्या होगा, प्राचीन मानचित्र, यह भी भौगोलिक सूचना का स्रोत है। सी क्या है, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, यह भी क्या है, भौगोलिक सूचना का स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है कि प्राचीन महाकाव्य, तो जो प्राचीन महाकाव्य है, ग्रंथ तब होते हैं, ग्रंथ को ही हम लोग महाकाव्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट उत्तर होगा 13 का। देखिए अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कौन है जो सामाजिक उपक्षेत्र नहीं है, यानी सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो सबसे पहले देखिए लिंग भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है, सैन्य भूगोल है कि नहीं है दोस्तों, सैन्य भूगोल है कि नहीं, यदि आप पढ़े होंगे तो सैन्य भूगोल नहीं था। ठीक है, क्या है कि सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र सैन्य भूगोल नहीं है, चिकित्सा भूगोल है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या होगा, सी राइट उत्तर होगा कि सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन नहीं है, सैन्य भूगोल। ठीक है, देखिए अब 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जिस पीरियड्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ठीक है, यानी जिस पीरियड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, कौन है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट उत्तर होगा, हिकेटियस। हिकेटियस थे जो जिस पीरियड नामक पुस्तक के लेखक थे। ठीक है, इसको भी एक बार 12th के एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको आप ध्यान से कर लीजिएगा। देखिए 16 नंबर जो प्रश्न है वह क्या कहता है हमारा, बोल रहा है कि मानव पर प्रकृति का नियंत्रण संबंधित है। तो मानव पर प्रकृति का नियंत्रण संबंधित है किससे, किससे संबंधित है दोस्तों, तो मानव का प्रकृतिकरण से, मानव का प्रकृतिकरण से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर होगा 16 का। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न हम समझते हैं। 17 नंबर क्या है प्रश्न, निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो निम्न में से कौन है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले देख लेते हैं। क्या, प्रत्यक्षवाद, यह भी मानव भूगोल से संबंधित है। संभववाद, यह भी
समुद्र विज्ञान यह नहीं है, ठीक है। मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, मानववाद यह भी संबंधित है। यहाँ पे समझिए दोस्तों, बोल रहा है ना कि कौन सा यहाँ पे दिया हुआ है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो समुद्र विज्ञान हम लोग भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं, मानव भूगोल में नहीं। तो समुद्र विज्ञान क्या होगा, यह मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर होगा 17 का, ठीक है। देखिए दोस्तों 18 नंबर बोल रहा है कि ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। जो ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, तो ग्रीक शब्द से, ठीक है। मैं आपको अभी बताया था कि ग्रीक भाषा का शब्द है ज्योग्राफी। ग्रीक भाषा से क्या हुआ है, उत्पत्ति हुआ है ज्योग्राफी का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर होगा 18 का, ठीक है। अब 19 नंबर देखिए प्रश्न क्या है दोस्तों, बोल रहा है ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री नामक पुस्तक के किस, मतलब फिर से इसको समझिए। बोल रहा है ना कि ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसको आप एकदम से ही ध्यान से रखिएगा कि लुसियन फेब्रे, ठीक है। यह किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों, 19 का ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर होगा। लुसियन फेब्रे के द्वारा ही ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है। देखिए दोस्तों 20 नंबर जो हमारा प्रश्न है, बोल रहा है एंथ्रोपोजियोग्राफी संबंधित है, ठीक है। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी जो बुक है वो किससे संबंधित है, मानव भूगोल से। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट उत्तर होगा। 20 का ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर होगा कि एंथ्रोपोजियोग्राफी मानव भूगोल से संबंधित है। दोस्तों 21 नंबर प्रश्न क्या है हमारा, देखिए ध्यान से। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसका है। तो यह किस वैज्ञानिक ने यह परिभाषा दिया था मानव भूगोल का, तो याद रखना है रेटजेल ने। रेटजेल का मानना था कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। रेटजेल का मानना था यह, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर होगा। देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या है हमारा, इसको ध्यान से समझिए। इनमें से कौन सी विचारधारा मार्क्स के सिद्धांत का पालन करता है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा विचारधारा है जो मार्क्स के सिद्धांत का पालन करता है। तो इसको एकदम ध्यान से समझिए कि अमूलवादी विचारधारा, ठीक है। अमूलवादी विचारधारा क्या है कि मार्क्स के सिद्धांत का पालन करता है दोस्तों, ठीक है। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट उत्तर होगा। अब हम लोग 23 यानी 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है क्या कि निम्न में कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। तो कौन कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है दोस्तों, देखिए लिंग भूगोल भी हमारा, चिकित्सा भूगोल भी है, सांस्कृतिक भूगोल भी है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, राइट उत्तर होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट उत्तर होगा इनमें से सभी 23 का, कि लिंग भूगोल, चिकित्सा भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, यह तीनों सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है दोस्तों, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से समझिए। फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या का नाम बताइए। तो फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या का मतलब होता है ना उसका जो छात्र था, ठीक है। जो छात्र था उसको हम लोग शिष्य बोलते हैं, शिष्या बोले या शिष्य, ठीक है। तो फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या का नाम क्या था, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कुंवारी एलन सेम्पल, ठीक है। कुंवारी एलन सेम्पल फ्रेडरिक रेटजेल के छात्र का नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर होगा, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या है दोस्तों, ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी किसकी पुस्तक है, ठीक है। ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी किसकी पुस्तक है, यह पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो यह किसकी पुस्तक है, हेकेटियस की, ठीक है। हेकेटियस की यह पुस्तक है ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी। तो 25 का डी सही उत्तर होगा। देखिए दोस्तों 26 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन राजनीतिक भूगोल का क्षेत्र नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक भूगोल का क्षेत्र नहीं है, यहाँ पे हम लोगों को बताना है। राजनीतिक भूगोल का क्षेत्र जो नहीं है उसे बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन राजनीतिक भूगोल का क्षेत्र है और कौन नहीं है। देखिए निर्वाचन भूगोल राजनीतिक भूगोल का है, सैन्य भूगोल भी है, चिकित्सा भूगोल देखिए नहीं होगा। चिकित्सा भूगोल क्या है, नहीं आएगा राजनीतिक भूगोल में, चिकित्सा भूगोल नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं, ये तो फिर नहीं होगा। ये देखिए राजनीतिक भूगोल में हमारा सैन्य भूगोल भी आता है, निर्वाचन भूगोल भी आता है, लेकिन चिकित्सा भूगोल में नहीं आता है। चिकित्सा भूगोल राजनीतिक भूगोल में क्या होता है दोस्तों, नहीं आता है। तो जो 26 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में कौन
राजनीतिक भूगोल का क्षेत्र नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट उत्तर होगा, चिकित्सा भूगोल नहीं है उपक्षेत्र। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समझिए बोल रहा है 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। ठीक है, जो 1990 का दशक है वो भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आधुनिकतावाद के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट उत्तर होगा, आधुनिकतावाद के लिए क्या होता है, ये जाना जाता है। यहाँ पे देखिएगा कि ऑप्शन नंबर डी में भी सेम उत्तर लिखा गया है, तो आप दिक्कत नहीं लीजिएगा, कहीं पे भी आधुनिकतावाद आपको मारना है। ठीक है, कि आधुनिकतावाद को ही माना जाता है 1990 दशक में का उपागम। ठीक है, यहाँ पे समझिए दोस्तों क्या बोल रहा है 28 नंबर, निम्न में कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। निम्नलिखित में कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है वह यहाँ पे हम लोगों को बताना है दोस्तों। तो देखिए, संसाधन भूगोल भी है, कृषि भूगोल भी है, उद्योग भूगोल भी है, इनमें से सभी। ठीक है, यह तीनों है हमारा, तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट उत्तर होगा, इनमें से सभी आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र है। दोस्तों 29 नंबर प्रश्न है, जनांकिकी निम्न में किस भूगोल का एक उपक्षेत्र है। जनांकिकी किस भूगोल का उपक्षेत्र है बताना है। ठीक है, तो यह किस भूगोल का क्षेत्र है, जनसंख्या भूगोल का। ठीक है, जनसंख्या भूगोल का जनांकिकी उपक्षेत्र है। 30 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। ठीक है, प्रकृति और मानव के बीच जो पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक है दोस्तों, वह है तकनीकी, टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो 30 का ऑप्शन नंबर भी राइट उत्तर होगा दोस्तों। अब देखिए 31वां प्रश्न क्या है हमारा, कि इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है। ठीक है, इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है, तो यहाँ पे बताना है। देखिए उपशाखा क्या है, चिकित्सा भूगोल है, चिकित्सा भूगोल होगा हमारा राइट उत्तर। ठीक है, 31 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट उत्तर होगा, कि चिकित्सा भूगोल सामाजिक भूगोल की एक उपशाखा है। ठीक है, देखिए दोस्तों अब अगला प्रश्न क्या है हमारा, ज्योग्राफिया जेनरलिस किसने लिखी। ठीक है, तो ज्योग्राफिया जेनरलिस ऑप्शन नंबर ख क्या होगा, राइट उत्तर होगा, कि बर्नहार्ड वेरेनियस ने लिखी। ठीक है, बर्नहार्ड वेरेनियस ने लिखी। अब अगला प्रश्न देखिए क्या हमारा 33 नंबर बोल रहा है कि फेडरिक रेडजेल किस देश के निवासी थे। ठीक है, तो फेडरिक रेडजेल किस देश के निवासी थे दोस्तों, तो जर्मनी के निवासी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट उत्तर होगा, कि फेडरिक रेडजेल जर्मनी देश के निवासी थे। ठीक है, अब 34 नंबर प्रश्न हमारा अंतिम प्रश्न है, जो कि लगभग 2 बार अभी तक पूछा गया है एग्जाम में 12th के। ठीक है, बोल रहा है देखिए कि रुको और जाओ निश्चयवाद संबंधित है। ठीक है, तो रुको और जाओ निश्चयवाद संबंधित है किससे दोस्तों, नौ निश्चयवाद से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा, क्योंकि नौ निश्चयवाद को ही हम लोग रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से जानते हैं। तो 34 का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट उत्तर होगा। एक बात यहाँ पे आप समझिए दोस्तों, यदि आपको इस चैप्टर का नोट्स भी चाहिए, ठीक है, इस चैप्टर का नोट्स भी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। और उन नोट्स में उन सभी क्वेश्चनों को मैं बताया हूँ जो कि बार बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे, और मेन टॉपिक को भी डाला हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।